नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंट्रल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सैयद अब्बास। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके लिए हिमाचल जीके को लेकर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हिमाचल के निर्माण के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया था। कैसे कैसे कौन कौन सी रियासतें मिलकर हिमाचल का निर्माण हुआ था। अब ये कौन कौन सी रियासतें थी, उससे पहले उनका क्या इतिहास था, उससे पहले क्या क्या वहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे थे। तो हम एक एक करके उन सब रियासतों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हिमाचल हिस्ट्री और हिमाचल जीको को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले चंबा स्टेट के बारे में। चंबा स्टेट, सबसे पहले चंबा स्टेट के बारे में। चंबा स्टेट 15 अप्रैल 1948 को जुड़ने वाली 30 स्टेट में थे। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट थी ये, जो कि चंबा हिमाचल के साथ जुड़ी थी। तो दोस्तों, चंबा की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, किसी भी जगह की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब एंशियंट टाइम में जो एंशियंट टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शंस, चित्रलेख दैट इज इमेज इंस्क्रिप्शंस, ताम्रपत्र दैट इज कॉपर इंस्क्रिप्शन एंड स्लैब इंस्क्रिप्शंस। ये सब चंबा की हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोस्तों, चंबा की हिस्ट्री के बारे में, चंबा की एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, दैट इज द मोस्ट प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और ये क्यों है? क्योंकि ये 11th सेंचुरी में जब मोहम्मद इन्वेजन हुआ था, जब मोहम्मद गौरी और आक्रमण किए थे इंडिया पे और हिल स्टेट्स पे, खासकर पंजाब की तरफ आक्रमण किए थे, तो बहुत सारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। लेकिन चंबा स्टेट एक बहुत ही लकी स्टेट थी जिसका कोई भी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और हमारे पास ये आज भी एक बहुत ही प्रिजर्व्ड स्टेट में ये मौजूद है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं चंबा की हिस्ट्री के बारे में कि कब इसका निर्माण हुआ और कैसे कैसे इसके राजा, किस किस वक्त में कौन कौन से राजा थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चंबा के जो पहले राजा वंशावली के अनुसार वो थे राजा मारू। राजा मारू के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो राजा मारू थे, वंशावली के अनुसार ये भगवान विष्णु के वंशज माने जाते हैं। भगवान विष्णु, उसके बाद भगवान राम और उनके बेटे कुश के वंशज माने जाते हैं। राजा मारू जो कि एक सूर्यवंशी राजा थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यवंशी राजा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्थापना किसने की थी चंबा स्टेट की? वो थे राजा मारू। ये दो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते ही बन जाते हैं। किसके, इनके पूर्वज कौन थे? भगवान विष्णु, भगवान राम, फॉलोड बाय कुश। उसके बाद इन बेसिकली जो चंबा के राजा थे ये बिलोंग करते थे अयोध्या से, जो कि बहुत अर्ली स्टेज में अयोध्या से निकल आए थे और गंगा वैली में बस गए थे आगे। उसके पश्चात दोस्तों आप देखते हैं कि राजा मारू ने किस तरह चंबा स्टेट की स्थापना की। राजा मारू ने 550 ईस्वी, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 550 ईस्वी में, वैसे इस डेट के बारे में अभी भी डाउट्स है। ऐसा माना जाता है कि मिड ऑफ द 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी के मध्य में इसकी स्थापना हुई थी, विद हेडक्वार्टर, मुख्यालय ब्रह्मपुर, जो आज की डेट में भरमौर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे चंबा स्टेट की स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय था वो ब्रह्मपुर था। तो राजा मारू ने 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर में चंबा स्टेट की स्थापना की। सूर्यवंशी राजा थे और भगवान विष्णु, भगवान राम इनके पूर्वज थे और बेसिकली फ्रॉम अयोध्या। अब इसके पश्चात दोस्तों अगले जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है राजा आदित्य वर्मन। राजा आदित्य वर्मन 620 ईस्वी में इन्होंने शासन शुरू हुआ इनका। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था कि ही वॉज द फर्स्ट राजा, आदित्य पहले राजा थे जिन्होंने वर्मन सरनेम लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्मन सरनेम सबसे पहले किस राजा ने लगाया? वो थे राजा आदित्य वर्मन, जिनका राज 620 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसके बाद अगले राजा जो है वो है राजा मेरू वर्मन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी डोमिनेटिंग राजा थे ब्रह्मपुर के। चलिए दोस्तों, राजा मेरू वर्मन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगले राजा हैं चंबा रियासत के, वो है राजा मेरू वर्मन, जिन्होंने 680 ईस्वी में राजगद्दी को संभाला।
राजा मेरुवर्मन के वक्त में सबसे ये राजा मेरुवर्मन ब्रह्मपुर के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक है। ही वॉज द मोस्ट डोमिनेटिंग रूलर ऑफ द ब्रह्मपुर। इनके वक्त में राजा मेरुवर्मन के टाइम में ब्रह्मपुर की सीमाएं चंबा से लगती थी और इसी वक्त राजा मेरुवर्मन के वक्त में कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल से युद्ध हुआ था ब्रह्मपुर का, जिसमें कि कुल्लू के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो आप इससे हमें पता चलता है कि किस तरह ब्रह्मपुर रियासत या चंबा रियासत जो थी वो कहाँ तक फैली हुई थी और कितना प्रभावशाली रियासत थी उस वक्त की। राजा मेरुवर्मन के वक्त में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए इनके द्वारा। इन मंदिरों में जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, गणेश मंदिर, सूरजमुखा श्राइन, नरसिंह मंदिर। इन सब मंदिरों का निर्माण राजा मेरुवर्मन के वक्त में हुआ था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुग्गा शिल्पी ये राजा मेरुवर्मन के वक्त के मुख्य शिल्पकार थे। और राजा मेरुवर्मन का जो साम्राज्य था, जो स्टेट थी, वो प्रेजेंट चंबा तक फैली हुई थी। ये हमें गोंड नामक स्थान में एक रॉक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुई है, जिससे कि इसका पता चलता है कि ये स्टेट चंबा तक फैली हुई थी गोंड नामक स्थान में। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिली है। दोस्तों ये थे राजा मेरुवर्मन। चलिए अगले राजा आगे बढ़ते हैं। अगले राजा हैं राजा अजयवर्मन। 760 ईस्वी से इनका शासन शुरू होता है। इनके कार्यकाल में या इनके शासन में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि गद्दी समुदाय शेफर्ड्स जो थे इनके शासनकाल में ब्रह्मपुर आके बसे थे। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजा अजयवर्मन के शासनकाल का बनता है। इसके बाद हम अगले राजा की बात करते हैं, वो है राजा लक्ष्मीवर्मन, जिनका शासन 800 ईस्वी से शुरू होता है। राजा लक्ष्मीवर्मन के बारे में के शासनकाल के वक्त बहुत बड़ी महामारी फैली थी ब्रह्मपुर रियासत में, जो चंबा रियासत थी, और जिसमें कि बहुत से लोग मारे गए थे। ऑलमोस्ट इतने की स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई थी उसकी वजह से। इसका फायदा तिब्बतियों ने उठाया और तिब्बती जिनको कीरा के नाम से जाना जाता था, तिब्बतन्स को, उन्होंने ब्रह्मपुर पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उन्होंने ब्रह्मपुर पे कब्जा भी कर लिया था। दे इन्वेडेड ब्रह्मपुर एंड टुक एडवांटेज ऑफ दैट एपिडेमिक, महामारी का उन्होंने फायदा उठाया। अब इसी दौरान राजा लक्ष्मीवर्मन की मृत्यु भी हो गई। और राजा लक्ष्मीवर्मन की मृत्यु के बाद जो कुल्लू, जो राजा मेरुवर्मन के वक्त से जो चंबा के प्रभाव में चल रहा था, अब राजा लक्ष्मीवर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू को भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वहाँ पे भी वहाँ के शासक स्थापित हो गए। दोस्तों ये थे हमारे राजा लक्ष्मीवर्मन के बारे में और राजा अजयवर्मन के बारे में। चलिए अगले राजा के बारे में हम बात करते हैं। अगले राजा है राजा मुशानवर्मन। राजा मुशानवर्मन राजा लक्ष्मीवर्मन के पुत्र। जब राजा लक्ष्मीवर्मन का जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई तो राजा को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जो रानी थी वो गर्भवती थे। वहाँ पे तिब्बतियों का आक्रमण हुआ था और तिब्बतियों द्वारा ये स्टेट ले ली गई थी। तो जो राजपुरोहित थे और वजीर ने रानी को और उनके जो पेट में बच्चा था उसको बचाने के लिए उनको सुकेत की तरह रवाना कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में जब उनको प्रसव पीड़ा उठी तो उनको एक गुफा में ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब लेकिन उनको अपनी जान का खतरा था और बच्चे की जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ के और वो अपनी अगली जमीन पे चली गई। अब जो राजपुरोहित और वजीर थे उनको इस बारे में डाउट हुआ और वो वापस उस गुफा में गए और वहाँ पाया कि वो बच्चा वही था और उस बच्चे के आसपास बहुत सारे चूहे थे जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। इसीलिए राजा का नाम राजा मुशानवर्मन रखा गया, जिसमें संस्कृत में मुशान जो शब्द है वो चूहे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उनको एक तरह से सम्मानपूर्वक उनका नाम मुशानवर्मन रखा गया। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म एक गुफा में हुआ था जहाँ पे चूहों ने इनकी देखभाल की थी, चूहे चारों ओर इनके फैले हुए थे। उसके बाद इनको आगे ले जाया गया जहाँ पे कि रानी और ये बच्चा एक ब्राह्मण परिवार के पास रहे, बिना अपनी पहचान बताए हुए एक ब्राह्मण परिवार के पास रहे, जहाँ पे 8-9 साल तक राजा मुशानवर्मन का पालन पोषण किया गया।
एक दिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने जब उनके फुटप्रिंट देखे, जब पाँव के निशान देखे, तो उनको पता चला कि ये किसी राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो पता करने पर पाया गया कि चंबा के राज या ब्रह्मपुर के राज परिवार से संबंध रखने वाले हैं। इसकी सूचना उन्होंने सुकेत, जो कि प्रेजेंट कांगड़ा है, वहाँ के राजा को दी, और राजा उनको अपने साथ सुकेत ले गए। वहीं पे उनकी एजुकेशन, उनके शिक्षा और उनकी जो बाकी विद्याएं थी उसका वहाँ पे इंतजाम किया गया। इसके पश्चात सुकेत के राजा ने अपनी बेटी के साथ इनका विवाह करवाया। राजा मुशान वर्मन का विवाह सुकेत की राजकुमारी के साथ किया गया। इसके बाद सुकेत के राजा की मदद से, उन्होंने आर्मी की मदद से जो तिब्बती इन्वेडर्स थे उनको ब्रह्मपुर से भगाया और अपनी शासन वापस प्राप्त किया। अब राजा मुशान वर्मन के वक्त में चूहों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था स्टेट में, जो आज तक, वैसे तो जो राज परिवार है वो आज तक इस चीज को मानता है। उस वक्त स्पेशल प्रतिबंध लगाया गया था, पे ट्रिब्यूट टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिंस। ये थे राजा मुशान वर्मन। चलिए दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं। अगले राजा है राजा साहिल वर्मन। राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में जो अपने स्टेट था उसका मुख्यालय ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित कर दिया। तो 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना हुई है। 920 ईस्वी में जब साहिल वर्मन 920 में राजा बने, उस वक्त 84 साधुओं द्वारा ब्रह्मपुर का दौरा किया गया। इस वक्त राजा की कोई भी औलाद नहीं थी। ये 84 साधु राजा द्वारा इतने खुश किए गए कि उन्होंने राजा को 10 पुत्र प्राप्ति का आशीष दिया गया, और उसके बाद राजा को 10 पुत्र भी हुए और एक बेटी भी हुई। तो राजा ने बेटी का नाम चंपावती रखा और अपनी बेटी के नाम पे चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में की। जैसे आप जानते हैं कि चंबा शहर का पुराना नाम इरावती के नाम से इसको जाना जाता था। अब राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम पे इसका नाम चंबा कर दिया और चंबा शहर की स्थापना कर दी। इसी बीच राजा साहिल वर्मन के शासन के दौरान चंबा में भारी सूखा पड़ा। स्रोता जगह जो है चंबा में, वहाँ पे एक पानी का स्रोत भी बनाया गया, लेकिन पानी उसमें एंटर ही नहीं कर रहा था। इसी इन बिटवीन जो लेजेंड से जो सुनी हुई कहानी है, उसके अनुसार रानी को सपना आया था जिसमें कि या तो राजा या राजकुमार या रानी को खुद अपने प्राणों की बलि देनी थी। इसमें रानी नैना देवी ने अपने प्राणों का त्याग किया और वो जिंदा दफन हो गई मलून नाम के स्थान पे, और वहाँ से पानी का एक स्रोत निकला जो आज भी चल रहा है। रानी नैना देवी की याद में हर साल सुही मेला मनाया जाता है। ये बेसिकली बच्चों और लेडीज का मेला है। सुही मेला रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, राजा साहिल वर्मन ने काफी मंदिरों का निर्माण किया है। वो मंदिर कौन कौन से हैं? ये हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, चरपटनाथ मंदिर, और जो 84 साधुओं ने जो ब्रह्मपुर का दौरा किया था या वहाँ आए थे, उनकी रिमेम्बरेंस में 84 छोटे छोटे टेम्पल बनाए गए। उस एरिया को 84 ही कहा जाता है, आज भी 84 ही कहा जाता है। वो 84 टेम्पल्स की वजह से उसको 84 कहा जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर मंदिर साहू में, इसका निर्माण राजा साहिल वर्मन के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिर, इन सब मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन के द्वारा किया गया था। जो राजा की बेटी थी राजकुमारी चंपावती, वो एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, और उनके बारे में कहानी है कि वो एक साधु थे, उनसे बात करने के लिए जाया करती थी। एक दिन राजा उनके पीछे पीछे चले गए, और जैसे ही वो उस घर में एंटर हुए और एक आवाज़ आई जिसमें उनको बताया गया कि आपकी बेटी को आपसे छीन लिया गया है, और उनको कहा गया कि उनके नाम पे एक मंदिर बनाया जाए। तो रानी चंपावती के नाम पे एक मंदिर बनाया गया है, वो भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा। तो राजा साहिल वर्मन के शासनकाल में ही बहुत सारे हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि 920 ईस्वी में चंबा बनाया गया। उसके बाद 84 साधु जो थे उनका आगमन जो हुआ था वो भी राजा साहिल वर्मन के दौरान हुआ था। जो सूखा पड़ा था और रानी नैना देवी का जो त्याग था, उसके बाद सुही मेला जो उनकी याद में मनाया जाता है, और
जो मंदिर निर्माण किए गए, दक्षिणा मंदिर, चंपकनाथ, 84 टेम्पल, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर और चंपावती मंदिर। राजा शाही वर्मन के दौरान चकली, कॉपर कॉइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉपर कॉइन चलाए गए थे, इनका नाम था चकली। ये 5 चकली कॉइन्स 1 आना बनते थे। 5 चकली कॉइन से 1 आना बनता था। जब राजा साहिल वर्मन ने चंबा में जमीन ली थी, वो एक ब्राह्मण से ली थी और उनको ये वादा किया गया था कि जब भी चंबा में कोई शादी होगी तो ब्राह्मणों को 5 चकली हर शादी की दी जाएगी, जो आज भी दी जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 चकली इज इक्वल टू 1 आना, और चकली कॉपर कॉइन राजा साहिल वर्मन के शासन में चलाई गई थी। चलिए अगले राजा है राजा युगांकर वर्मन, जिनका शासन 940 ईस्वी से शुरू होता है। राजा युगांकर वर्मन के वक्त के जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि राजा युगांकर वर्मन के शासनकाल में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण चंबा में किया गया था और उनकी रानी के द्वारा नरसिंह मंदिर का निर्माण ब्रह्मपुर में किया गया था। इसके अलावा कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। इसके बाद है राजा सालवा वर्मन, 1040 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू होता है। इनके शासनकाल की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये है कि फाउंटेन स्लैब्स इनके शासनकाल के मिले हैं एट सई एंड तीसा। सई एंड तीसा में फाउंटेन स्लैब मिले हैं, चुना कर लीजिए सई एंड तीसा में। अगले कुछ राजा जो आए हैं इनके बाद वो है सोमा वर्मन, जसाता वर्मन, ढाल वर्मन, उदय वर्मन, अजीता वर्मन और पृथ्वी वर्मन। इनके बारे में ना तो कुछ ज़्यादा जानकारी है और ना ही कुछ इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं राजा ललित वर्मन के बारे में। राजा ललित वर्मन का शासन 1143 ईस्वी से शुरू होता है और राजा ललित वर्मन के वक्त में स्लैब इंस्क्रिप्शंस, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हिस्ट्री के मेन सोर्सेज हैं स्लैब इंस्क्रिप्शन उनमें से एक है। तो स्लैब इंस्क्रिप्शन राजा ललित वर्मन के वक्त के पाए गए हैं देवी कोठी और साली नाम के स्थान पर सेचुनाला में। सेचुनाला जो कि पांगी एरिया पड़ता है और पांगी को उस वक्त पंगाटी के नाम से जाना जाता था। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं कि स्लैब इंस्क्रिप्शन एट देवी कोठी एंड साली इन सेचुनाला पांगी। पांगी का जो नाम था उस वक्त वो था पंगाटी। चलिए अगले राजा विजय वर्मन, जिनका शासन 1175 ईस्वी शुरू होता है। राजा विजय वर्मन ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने कश्मीर और लद्दाख में आक्रमण किए और जो पहले उनके आक्रमणों के द्वारा जो खोई हुई सीमाएं थी या खोए हुए जो चीज़ें थी वो उन्होंने काफ़ी हद तक वो वापस पाया। राजा विजय वर्मन का वक्त वो शासनकाल वो वक्त था जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे आक्रमण किया था और कश्मीर पे भी उसने आक्रमण किए थे। तो उसी का फ़ायदा उठाकर राजा विजय वर्मन ने कश्मीर और लद्दाख पे भी आक्रमण किया। और इनके बाद काफ़ी राजा हुए हैं। राजा वर्मन, साल वर्मन, कीर्ति वर्मन, अजीता वर्मन, मदाना वर्मन, आशा वर्मन, जीमुत वर्मन, बैरासी वर्मन, बौद्ध वर्मन, संग्राम वर्मन, आनंद वर्मन। इन सब राजाओं के शासनकाल में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकें। इसलिए हम चलते हैं अगले राजा के बारे में, वो है राजा गणेश वर्मन। राजा गणेश वर्मन के ये 1512 से इनका शासन शुरू हुआ है। एंड राजा गणेश वर्मन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले चंबा जो स्टेट थी इसके राजा वर्मन सरनेम का यूज करते थे। 2 ही सरनेम यूज हुए हैं, वर्मन और सिंह। वर्मन राजा आदित्य वर्मन ने यूज किया था और सिंह राजा गणेश वर्मन ने यूज किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिंह सरनेम का यूज। इसके बाद राजा गणेश वर्मन ने गणेश किले का निर्माण किया मैथिला नामक स्थान पर, कि ये फ्रंटियर में प्रोटेक्ट करने के लिए गणेश किला राजा गणेश वर्मन के द्वारा बनाया गया। चलिए बात करते हैं आगे राजा है राजा प्रताप सिंह वर्मन, जिनका शासन 1559 ईस्वी से शुरू होता है। राजा प्रताप सिंह के वर्मन के वक्त में कांगड़ा के राजा चंद्रपाल से चंबा रियासत का युद्ध हुआ था, जिसमें कि चंबा की जीत हुई थी और कटोच जो सेनाएं थी उनको वो हार गई थी। इस युद्ध में गुलेर पर चंबा का कब्जा हो गया था। तो इस वक्त चंबा ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इस वक्त में, तो काफ़ी जगह पे चंबा ने काफ़ी टेरिटरी अपने अंडर की थी। ये वो वक्त था जिस वक्त एम्परर अकबर हुआ करते थे और इसी वक्त में
वैसे तो इनसे जो पहले राजा हुए थे उस वक्त से मुगलों का प्रभाव शुरू हो गया था, लेकिन राजा प्रताप सिंह बर्मन के वक्त में मुगल साम्राज्य चंबा पे हावी होना शुरू हो गया था और ये रहा लगभग 200 साल तक। इसके बाद अगले राजा जो आते हैं वो है राजा बालभद्र। इनका शासनकाल 1589 ईस्वी से शुरू होता है। राजा बालभद्र के बारे में प्रचलित बातें हैं कि वो बहुत दानवीर राजा थे। वो बहुत ही मंदिरों को और रिलीजियस बॉडीज को बहुत दान दिया करते थे। इसी वजह से उनको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था। बालीकरण के नाम से राजा बालभद्र को जाना जाता था। इन्होंने मंदिरों को बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारा पैसा दान कर रखा था। इससे काफ़ी ऑफिशियल जो थे इनके राज दरबार के, वो काफ़ी परेशान भी थे क्योंकि खजाना खाली हो रहा था। राजा बालभद्र के वक्त में 42 ताम्रपत्र जारी किए गए थे। ये हाईएस्ट है किसी भी राजा के द्वारा ताम्रपत्र जारी करना। 42 ताम्रपत्र जारी किए गए राजा बालभद्र के द्वारा। अब इसी वजह से जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने इनका अपोज करना इनको शुरू कर दिया था। और जैसे ही इनके पुत्र जनार्दन जब अपनी एज में आए, जब वो बालिग हुए, तो ऑफिशियल्स ने जनार्दन सिंह बर्मन से मिलकर राजा बालभद्र को गद्दी से हटा दिया और जनार्दन सिंह बर्मन को राजा बना दिया। अब राजा जनार्दन सिंह बर्मन जब राजा बने, जैसे राजा बने उसके बाद एक युद्ध शुरू हो गया नूरपुर के राजा सूरजमल के साथ। ये युद्ध 12 वर्षों तक चला और 12 वर्षों चलने के बाद नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। 12 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। इन बिटवीन जो राजा सूरजमल थे, इन्होंने इंपेरियल अथॉरिटी जो दिल्ली में सल्तनत बादशाह बैठते थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इनको गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, 1623 ईस्वी में वापिस नूरपुर से युद्ध हुआ। उस वक्त राजा नूरपुर के जगत सिंह को बना दिया गया था। ये डिसाइसिव बैटल थी। इसका परिणाम जो आया वो चंबा के अगेंस्ट आया। चंबा उसमें हार गया। विशंबर सिंह जो थे, जो जनार्दन सिंह के भाई थे, वो इस युद्ध में वो मारे गए। इसके बाद जब विशंबर सिंह मारे गए तो किसी तरीके मिलके जनार्दन सिंह का वध कर दिया गया था। अब जो चंबा स्टेट थी वो इनडायरेक्टली जगत सिंह के अंदर आ चुकी थी और ऐसा उस वक्त ये राजा बालभद्र जिंदा थे। तो जगत सिंह ने राजा बालभद्र सिंह जी को वापस राजा बना दिया गया। लेकिन वो सिर्फ नाम के राजा थे। जो राजकाज था वो सारा राजा जगत सिंह जो नूरपुर के थे वो देखा करते थे। इन बिटवीन क्या हुआ कि जो रानी थी, जो राजा जनार्दन सिंह बर्मन की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। तो राजा जगत सिंह ने ये ऑर्डर पास करके रखा था कि अगर बेटी होती है तो उसकी शादी नूरपुर घराने में करवाई जाएगी और अगर बेटा होता है तो उसको मार देना है। जैसे ही जन्म होता है उसको मार देना है। अब जब रानी को जो बच्चा हुआ वो बेटा हुआ और उसको जो एक उनकी जो दाई थी वो थी बातलू। बातलू ने ये बात छुपा ली और उस बच्चे को उन्होंने भेज दिया मंडी कि वो जगत सिंह के ऑर्डर से बच पाए। इस तरह जो राजा विशंबर थे उनका बेटा, जिसको बाद में पृथ्वी सिंह के नाम से जाना गया, वो बच गया था। तो दोस्तों, आगे की राजाओं के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।